हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का वीडियो ये है फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, राज्य क्रांति, उसके बारे में है। फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799 में। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल व एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी ये 1789 से 1799 तक, जिसने जिसे न केवल फ्रांस वरन विश्व के कई देशों की जनता को भी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन हेतु प्रेरित किया। फ्रांस की क्रांति द्वारा पुरातन व्यवस्था, जिसमें कुलीन और कैथोलिक पादरियों का वर्चस्व था, उसको समाप्त कर समानता पर आधारित व्यवस्था स्थापित की गई। खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में पूर्ण राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ, जिससे नए गणतंत्र व उदार प्रजातंत्र बने। उसके बाद हो गया फ्रांसीसी क्रांति है, उसके क्या क्या कारण थे। फर्स्ट था राजनीतिक कारण। क्रांति के समय फ्रांस में क्या था, निरंकुश शासन पद्धति का प्रचलन था। राजा स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। राज्य की इच्छा ही कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्था का राज्य की इच्छा ही क्या था, कानून था। प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दोषपूर्ण था। उसे भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म कहते हैं, जिसे पक्षपात का बोलबाला था। फ्रांस के राजा लुई 16वां व उसकी रानी अत्यधिक क्या थे, विलासितापूर्वक जीवन जीते थे। सामंत और दरबारी भी विलासी होते जा रहे थे, जिसके कारण शाही दरबार के खर्चे सभी सीमाओं को लांघ रहे थे। जो राजा था लुई 16वां, उसकी पत्नी मैरी अंतोइनेत का बहुत बड़ा प्रभाव था उस पर। जो अत्यधिक खर्चीली महिला थी, वह पत्नी के हाथ की कठपुतली बना हुआ था ये लुई 16वां। दूसरा कारण था सामाजिक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी समाज दो भागों में बटा हुआ था। एक था विशेषाधिकार वर्ग, जिसे प्रिविलेज्ड कहते हैं। एक विशेषाधिकार हीन, जिसे कुछ भी नहीं था जिसके पास। विशेषाधिकार वर्ग में सामंत, जमींदार व उच्च पादरी के वर्ग के लोग आते थे। ये सुविधाओं और विशेषाधिकारों से परिपूर्ण थे। राज्य के समस्त पदों पर उनका एकाधिकार था। वे जनसाधारण से अनेक प्रकार के कर वसूल करते थे, जबकि ये स्वयं करों से पूर्णतः मुक्त थे। उनके अत्याचारों और शोषणों के कारण ही किसानों व निम्न वर्ग के हृदय में उनके प्रति घृणा और देश प्रेम की भावना का उदय हुआ। यह है देश प्रेम है, सॉरी। और वह इनके बंधन से मुक्त होने की कामना करने लगे थे। तीसरा कारण था फ्रांसीसी राज्य की, ये था आर्थिक कारण। राजा और उनका परिवार शान शौकत तथा विलासिता पर मनमाना धन व्यय करता था। विलासितापूर्ण जीवन जीते थे ये राजा और उनका परिवार। लुई 14वां व 15वां द्वारा लड़े गए युद्धों ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया, पहले से ही कमजोर कर दिया था। इसके बावजूद जो लुई 16वां था, उसने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। रानी अपने दास दासियों पर बहुत अधिक धन व्यय कर देती थी। सरकार अपने खर्चों के लिए पूंजीपति वर्ग से ऋण लेती थी और अंत में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि राष्ट्रीय आय का आधा जो भाग था, कर्ज चुकाने में ही खर्च होने लगा था। बौद्धिक कारण भी था इसका। फ्रांसीसी क्रांति का 18वीं शताब्दी में यहाँ अनेक दार्शनिक और लेखकों ने पुरानी समय से चले आ रही वैचारिक विचारों पर सवाल खड़े किए और नए नए विचार प्रस्तुत किए थे। इसमें जो प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे वो थे, फर्स्ट हो गया वोल्टेयर, दूसरा रूसो था, तीसरा मोंटेस्क्यू था, जिसने पावर सेपरेशन और पावर का दिया था। रूसो था, जनरल विल पे बात करता था। और जो वोल्टेयर था, उसने जो पुरातन जो धार्मिक मान्यताएं थी उस पर क्या किया, उसने प्रहार किया था। ये और दिदरो अनेक जो फिलोसफर और जो राइटर्स हुए उनका भी बहुत बड़ा योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में। इन दार्शनिकों में प्रमुख थे मोंटेस्क्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांत की तीव्र आलोचना की। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए लिखा कि शासन के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना चाहिए। वह संवैधानिक शासन पद्धति के पक्ष में था।
उसके बाद हो गया वोल्टेयर। वोल्टेयर प्राचीन रूढ़ियों को, प्रथाओं, अंधविश्वासों का विरोध किया, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च और पादरियों के विलासमय जीवन को जनता के सामने रखा। देन रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में स्पष्ट किया कि शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। नेपोलियन का जो कथन था कि ये रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। दिदरो ने विश्व कोश की रचना की, जिसमें विभिन्न विचारकों ने भ्रष्टाचार, निरंकुश शासनों आदि पर आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। तो इसमें जो प्रमुख दार्शनिक थे मोंटेस्क्यू थे और वोल्टेयर, रूसो एंड दिदरो थे। फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी जो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, इसमें ये उसका वर्णन है। फर्स्ट हो गया एस्टेट जनरल का अधिवेशन और टेनिस कोर्ट की शपथ। एस्टेट जनरल की बैठकें बुलाने की पार्लियामा की मांग का जनता द्वारा भारी समर्थन किया गया। राजा ने पार्लियामा को भंग करना चाहा तो कई शहरों में प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शन हुआ। अंततः विवश होकर राजा को एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। एस्टेट्स जनरल के चुनाव के लिए पादरी, सामंत व तृतीय वर्ग की अलग अलग बैठकें होनी थी तथा तीनों ने अलग अलग निर्णय लिए जाते थे। तीनों मतों में 2 मत एक होने पर प्रस्ताव पारित होता था। 1789 में एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाते समय प्रतिनिधि चुनने की इस पुरानी पद्धति के विरुद्ध तृतीय वर्ग ने विरोध किया। विशेष रूप से यह विरोध जनता द्वारा हजारों की संख्या में अपने प्रतिनिधियों के सुझाव पत्रों, समस्याओं की सूची भेजकर व्यक्त किया गया। तृतीय वर्ग के सदस्यों की संख्या को तो बढ़ा देगी, लेकिन उनके 3 सदनों की संयुक्त बैठक कर सभी प्रतिनिधियों के बहुमत से निर्णय लेने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। 25 वर्ष की जो आयु का जो व्यक्ति था राज्य को क्या देता था, कर देता था, को विशेष कार्य में दक्षता मत दे सकता था। 5 मई को क्या हुआ कि 5 मई को एस्टेट्स का जनरल अधिवेशन वर्साई में हुआ, परंतु मतदान प्रणाली को लेकर क्या हो गया, मतभेद हो गया। लगभग 1.5 माह तक क्या हुआ, गतिरोध चलता रहा। तृतीय वर्ग ने अन्य वर्गों को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। विरोध के बावजूद प्रथम वर्ग से कुछ छोटे पादरियों ने तृतीय सदन के साथ बैठना स्वीकार किया। अंततः 17 जून 1789 को तृतीय सदन ने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। 20 जून 1789 को जब तृतीय सदन ने समीप स्थित टेनिस कोर्ट में सभा करने का निर्णय लिया। टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर प्रतिनिधियों ने शपथ ली और राष्ट्रीय सभा देश के लिए नया संविधान बनाने तक भंग नहीं की जाएगी। इस प्रकार पहली बार संविधान सभा का गठन स्वतः हो गया। 23 जून 1789 को राजा ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया तथा पृथक सदन में बैठकर निर्णय करने को कहा, तो राष्ट्रीय सभा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो 2 दिन बाद पादरी व कुलीन भी राष्ट्रीय सभा में सम्मिलित हो गए। अंत में 27 जून 1789 को राजा ने 3 सदनों की संयुक्त बैठक करने की अनुमति दे दी। राष्ट्रीय सभा को वैधानिक मान्यता मिल गई। यह जनता के महत्वपूर्ण विजय थी। एस्टेट जनरल का अधिवेशन और टेनिस कोर्ट की शपथ हो गई। उसके बाद जो दूसरी घटना थी, इसमें थी पेरिस में सांज-क्यूलॉत द्वारा विद्रोह व वास्तिन का पतन। पेरिस के लोग वर्साई में एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन करने से नाराज थे। पेरिस में अकाल के कारण बेरोजगार हुए लोग एकत्र हो गए। इन बेरोजगार और गरीब लोगों ने, जिनको सान क्यूलात कहा जाता था, धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उन्होंने 27 जून 1789 को कारखाना मालिकों और व्यापारियों पर हमला कर दिया और दंगा क्या हुए बढ़ते गए। इसी समय राजा के एक लोकप्रिय मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया गया। वह तृतीय वर्ग का समर्थन कर रहा था। 1781 में मंत्री पद से हटने के बाद 1789 में उसे पुनः वित्त मंत्री बनाया गया। रानी और राजपरिवार के कई सदस्य उसके विरोधी थे। 11 जुलाई को नेकर ने यह सुझाव दिया कि जो वित्त मंत्री था, राजपरिवार को अपने व्यय को सीमित करना चाहिए, ताकि तब उसे पद से हटा दिया गया। इससे पेरिस की जनता को यह विश्वास हो गया कि राजा कोई कठोर कदम उठाने जा रहा है। तो जो एक तो ये हुआ कि जो सान क्लूज और वास्तिन का पतन था कि जिसमें एक तो नेकर जो उनका
वित्त मंत्री था उसको हटा दिया गया था। इससे भी जनता भड़क गई। उसके बाद 13 जुलाई 1789 को यह अफवाह फैले कि विद्रोहियों का दमन करने के लिए पेरिस में सैनिकों को भेजा जा रहा है। कामिज देमुले नामक पत्रकार ने अपने उच्चीत भाषण से जनता को हथियार जमा करके सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इससे उत्तेजित होकर लोगों की भीड़ ने पहले पेरिस में हथियारों को लूटा और तत्पश्चात अधिक हथियार पाने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1789 को वास्तिल के किले की ओर बढ़ी। लोगों का मानना था कि यहाँ बारूद और हथियार बहुत मात्रा में एकत्रित है। वास्तिल के किले के प्रशासन ने अपने सैनिकों के साथ भीड़ को हथियार लेने से रोकने का प्रयास किया। उत्तेजित भीड़ ने किले पर हमला कर दिया। 4-5 घंटे तक संघर्ष में कई लोग मारे गए। भीड़ ने किले के अधिकारियों को मारकर सभी बंदियों को रिहा कर दिया तथा किले में स्थित हथियारों को लूटकर किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति का यह निर्णायक मोड़ था। वास्तिल का जो किला था पेरिस से कुछ दूरी पर स्थित था। इस किले में राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। वोल्टेयर और मिराबो जैसे लोकप्रिय नेताओं को यहाँ रखा गया। इस किले का पतन निरंकुशता पर विजय का प्रतीक थी। क्रांतिकारियों ने 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया और पुराने झंडे के स्थान पर क्रांति का नया झंडा अपना लिया। पेरिस में नई सरकार पेरिस कम्यून का गठन किया गया, जिसमें जीन सिल्वेज वैली का मेयर बनाया गया। लाफायते के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सुरक्षा दल की स्थापना की गई। सेना पर मध्यम वर्ग का अधिकार हो गया। राजा लुई जो था 16वें को इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए कहा गया, तो उसने 17 जुलाई को पेरिस आकर इन परिवर्तनों को स्वीकार कर दिया गया। इस घटना को एक तंत्र या राजतंत्र की पराजय और स्वतंत्रता की विजय माना गया। राजतंत्र भी कह सकते हैं। और एक राजतंत्र की पराजय और स्वतंत्रता की विजय माना गया। राजतंत्र वास्तिल की जो घटना है का विशेष महत्व है। इस घटना के पश्चात जनता को सामंतों और विरोधियों पर कार्रवाई करने का मौका मिल गया। शीघ्र ही फ्रांस में पुरातन व्यवस्था और उसके प्रवर्तकों को समाप्त किया जाने लगा। 1791 का संविधान। राष्ट्रीय सभा ने 1791 का संविधान में फ्रांस के इतिहास का पहला लिखित संविधान था। ये 1791 का जो संविधान था ये फ्रांस के इतिहास का पहला लिखित संविधान था। इसके द्वारा फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, परंतु राजा के अधिकारों को क्या किया गया? सीमित कर दिया गया। एक तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को पूर्णतः अलग अलग कर दिया गया। एक सदन वाली प्रतिनिधि सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और उसके सदस्यों की संख्या 745 थी। व्यवस्थापिका के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को ही दिया गया। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन किया। प्राचीन प्रांतों को खत्म करके संपूर्ण देश में 83 विभागों में विभक्त किया गया। इन विभागों को कैंटन और कम्यून में बांटा गया। प्रत्येक इकाई का शासन चलाने के लिए निर्वाचन परिषद होती थी, जिसका चुनाव सक्रिय नागरिक करते थे। उसके बाद हो गया नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज्य। ये इम्पोर्टेंट घटना है फ्रांस के राज्य क्रांति में। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबियन और जिरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबियन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस की भीड़ पर इनका प्रभाव था। इसके प्रमुख नेता थे दांते, रॉबेस्पियर, हिटलर। दूसरी तरफ जिरोदिस्त में शिक्षित व सुसंस्कृत नेता थे। इन्हें किताबी ज्ञान बहुत था। ये थे इस नाम मैडम रोला, बिसो आदि थे। जिरोदिस्तों ने फ्रांस में उदारवादी स्थान ग्रहण कर दिया था। उनका मानना था कि क्रांति क्या होगी, बहुत आगे जा चुकी है, उसका अंत होना चाहिए। वे अधिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबियन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावनापूर्ण रवैया रखते थे। दो दल प्रमुख थे, जैकोबियन और जिरोदिस्त। जैकोबियन समानता पर ज्यादा जोर देते थे। वे निम्न वर्गों के प्रति
सद्भावना रखते थे। जैकोबियन जीरोदिस्त स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते, उदारवाद से उनका ज़्यादा ताल्लुक था जीरोदिस्त का। नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 प्रमुख समस्या थी: विदेशी आक्रमण, राजा की मौजूदगी और गृह युद्ध। सितंबर 1792 में फ्रांसीसी सेना ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया। दक्षिण में नीस व सेवाय भी उसके अधिकार में आ गए थे। इन विजयों से हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसाव, इंग्लैंड घबरा गए। क्रांतिकारियों ने 1792 में ही घोषणा की थी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। समानता पर आधारित है कि भावनाओं पर आधारित है। इन भावनाओं का प्रसार वो अपना कर्तव्य समझता है। फ्रांस जिन जगहों पर आधिपत्य कायम करेगा वहां क्रांतिकारी सिद्धांत लागू करेगा। जो भी इसका विरोध करेगा उसे क्रांति का शत्रु समझा जाएगा। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश राजतंत्री देश भयभीत हो गए। यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, प्रसा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण किया गया। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया गया। फल तो क्या हुआ कि विदेशी युद्ध में फ्रांस की क्या हुई कि पराजय क्या हो गया, नेशनल कन्वेंशन के समक्ष एक मुख्य समस्या बन गई। तो इनका जो ये था कि नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 समस्या थे: विदेशी आक्रमण, राजा की मौजूदगी और गृह युद्ध। विदेशी आक्रमण ये हुआ कि इनका जो मेन मुद्दा था कि जहाँ भी ये क्या करेंगे, जहाँ भी फ्रांस का क्या होगा अधिकार होगा वहाँ क्या हो गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित होगा, उनका एक नारा था। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी फ्रांस का शासन होगा वहाँ पर ये 3 रहेंगे। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप के अन्य जो राजशाही देश थे वो घबरा गए। तो उन्होंने इंग्लैंड, हॉलैंड, प्रसा ने एक गुट बनाकर क्या करते फ्रांस को हरा दिया। तो ये नेशनल कन्वेंशन के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और राजा को मृत्युदंड की सजा दी गई। राजा के मृत्युदंड के प्रश्न पर जीरोदिस्तों की नीति क्या थी, स्पष्ट नहीं थी। वे राजतंत्र के विरोधी और थे, लेकिन मृत्युदंड के प्रश्न पर जनमत संग्रह की बात कर रहे थे। इसके विरुद्ध जैकोबियंस का मत था कि राजा का देशद्रोह सिद्ध हो चुका है, उसे मृत्युदंड दिया जाने चाहिए। अंततः क्या हुआ कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। देन ये हो गया नेशनल कन्वेंशन को जैकोबियन और जीरोदिस्तों के बीच संघर्ष की समस्या का सामना भी करना पड़ा। वस्तुतः युद्ध के कारण फ्रांस की आर्थिक संकट से घिर गया था, कीमतें बढ़ गई थी, जिससे कन्वेंशन ने राहत देने के लिए विधान बनाया गया। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। इन कदमों का जीरोदिस्तों ने विरोध किया। जब जैकोबियों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता के लिए कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार किया, तो जीरोदिस्तों को गिरफ्तार कर आतंक के राज्य की क्या हुई, राज्य की स्थापना हुई। आतंक के राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इससे क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी, जो कि जैकोबियंस के विरुद्ध काम करता था। जो भी क्या करता था, जैकोबियंस के विरुद्ध का कार्य करता, जिसका लीडर ये था रॉबेस्पियर थे, उसे मृत्युदंड दी जाती थी। रॉबेस्पियर ने सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए विरोधियों को गिलोटिन होता था, उस पर फांसी पर चढ़ा गया। सभी व्यक्ति को अपने जीवन को लेकर संगठित हो गए, सशंकित हो गए। अंततः क्या हुआ कि जुलाई 1794 में क्या रॉबेस्पियर को कैद कर लिया गया, उसे फांसी दे दी। इसी के साथ क्या हुआ कि आतंक का जो शासन था उसकी समाप्ति हो गई। देन हो गया निदेशक मंडल और नेपोलियन का उदय। डायरेक्टरी का शासन वस्तुतः नेशनल कन्वेंशन के एक संविधान का निर्माण कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को सौंपा गया। मंडल के सभी सदस्यों के अधिकार बराबर थे। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 3 महीने के लिए अध्यक्ष हुआ करते थे।
प्रत्येक वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होना और उसके बदले दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जानी थी। इस तरह नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया, जो 1795 से 1799 तक चला। अंत में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया। फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया और 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित किया। 1804 में घोषित किया। इस तरह नेपोलियन की तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हो गई। तो नेपोलियन की घटना बिल्कुल अलग है, वो तो अलग है, उसको अलग देखेंगे। तो निदेशक मंडल और नेपोलियन का उदय भी होता है। अंत में फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके क्या क्या प्रभाव थे उसका यहाँ पे विवरण है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों का निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। एक तो हो गया स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारे का प्रसार हुआ। ये तीनों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा लिया था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रीडम, ये फ्रांस का नारा का फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था ये प्रमुख। उसके बाद हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हुआ। क्रांति ने शासन के दैवी सिद्धांत का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर विल के सिद्धांत को मान्यता दी। मानव अधिकारों की घोषणा ने व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया और यह सिद्ध किया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित होती है। शासन का अधिकार जनता से आता है। धर्मनिरपेक्षता दूसरा महत्वपूर्ण, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था इसके उसमें फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्म को राज्य से अलग कर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गई थी। और अन्य कारण थे अन्य जो परिणाम थे इसके परिवर्तन हुआ। राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी। वस्तुतः अभी तक आम जनता की भक्ति क्या थी, राजा के प्रति थी। वो राजा के प्रति थी। अब उनके जो राष्ट्रवाद की भावना विकास हुई इस क्रांति के बाद। फ्रांसीसी क्रांति ने राजभक्ति को देशभक्ति में परिवर्तित किया। उसके बाद हो गया सैन्यवाद का विकास भी इस क्रांति में। नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। युद्ध के लिए जनता की संपूर्ण लामबंदी के लिए यह पहली अपील थी। अब से जब तक गणतंत्र के प्रदेश से शत्रुओं को निकालकर बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक फ्रांसीसी जनता स्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। तो ये सैन्यवाद का विकास हुआ। तो इसी क्रांति का परिणाम था कि इसमें यह था कि नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य करती। इसमें यह कहा गया कि युद्ध के लिए जनता के संपूर्ण लामबंदी के लिए यह पहली अपील थी। इसमें ये कहा गया था जब तक गणतंत्र ये प्रदेश से शत्रुओं को बाहर नहीं निकाला जाता है, तब तक फ्रांसीसी जनता स्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। इससे पहले क्या होता था कि जो फ्रांस